हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल दिक्कूज एंड विजन ऑफ गोल्डन एज के एमसीक्यू। तो चलिए सबसे पहले कैसे जाना है एमसीक्यू के पेज पर। मेन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कूल का आइकन आएगा। जब आप स्कूल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, हम लोग क्लास 8 पे पहुंचेंगे। क्लास 8 के हिस्ट्री कॉलम पे क्लिक करने पे हिस्ट्री क्लास 8 से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको एमसीक्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एमसीक्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे चैप्टर्स पूछेंगे कि कौन से चैप्टर का आपको एमसीक्यू करना है। तो बेसिकली हमें करना है चैप्टर 4 का एंड देन we've headed towards our journey। हमारी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लोकल weavers and leather workers turned to ... for supplies of kusum and palash flowers। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो लोकल वीवर थे और लेदर वर्कर थे उनको पलाश और कुसुम फ्लावर चाहिए होते थे, ये जंगलों में पाए जाते हैं। तो बेसिकली इनको कौन लाकर दिया करता था, इसका सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, संथल्स, मुंडास, खोंड्स, लबादीस। तो बेसिकली आंसर इसका खोंड्स होगा। ये आंसर खोंड इसलिए होगा क्योंकि खोंड्स उड़ीसा में रहा करते थे, साथ ही साथ उनका सब कुछ जो भी गुजर बसर होता था वो फॉरेस्ट के ही सप्लाई से होता था। बेसिकली वो पलाश और कुसुम फ्लावर्स को पिक करा करते थे एंड देन वो से बाहर बेच दिया करते थे, जिससे कपड़ों को कलर करा जाता था। साथ ही साथ वो जो भी मीट को स्कैवेंज करते थे उन सारे मीट को अपने अमोंस्ट बांट के खा लिया करते थे। साथ ही साथ बेसिकली वो निर्भर थे पूरे फॉरेस्ट के सप्लाई के ऊपर। सो पलाश एंड कुसुम फ्लावर हमें मिलता था भाई जंगलों में एंड लेदर वर्कर्स एंड जो वीवर्स है, लोकल वीवर्स, उनको खोंड्स लाकर पलाश और कुसुम दिया करते थे कपड़े को रंगने के लिए। ठीक है, मुंडास नहीं होगा। मुंडास बेसिकली जंगलों में रहा तो करते थे लेकिन बहुत ज्यादा सिविलाइज थे। संथल भी नहीं होगा, संथल यहाँ पे नहीं है, बेसिकली उड़ीसा में संथल नहीं थे। ठीक है, संथल झारखंड आप ले सकते हैं, झारखंड बिहार के रीजन से संथल थे, बेसिकली बिहार। और लबादीस भी इसका आंसर नहीं होगा। बेसिकली लबादीस के बारे में आपके चैप्टर में ज्यादा नहीं बताया है। ठीक है, इट्स ओनली एन एक्स्ट्रा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बस्तर रेवेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन। तो बेसिकली आपको तो पता ही है इस चैप्टर के अंदर कितने सारे रेवेलियन ब्रोक आउट हुए थे, इतने सारे। वो रेवेलियन और रिवॉल्ट में से एक था बस्तर रेवेलियन। ठीक है, तो बस्तर रेवेलियन इसलिए हुआ था क्योंकि जितने भी प्लांटर्स थे, जितने भी ब्रिटिश कंपनी के जो लोग थे, वो इतना ज्यादा इन लोगों को, ट्राइबल पीपल को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके ऊपर पैसा चढ़ा दे रहे थे। साथ ही साथ वो जितनी भी मेहनत करते थे उनको पैसे भी अच्छे खासे नहीं दिया करते थे। और एक और वजह रही है वो है फॉरेस्ट लॉस। सारे लाइक 3/4 फॉरेस्ट लॉ या उससे भी ज्यादा को तो ब्रिटिश ने अंडर कर लिया था। तो बेसिकली ट्राइबल पीपल का सबसे ज्यादा जो यातायात रहता है, सप्लाई, सब कुछ वो फॉरेस्ट पे निर्भर रहता है भाई। तो उनके फॉरेस्ट को ही इन लोगों ने एक तरीके से हथिया लिया था और जो भी लकड़ी तक अगर उनको चाहिए होती थी तो वो उनको पैसे देके लकड़ी लेनी पड़ती थी। ठीक है, अगर वो उनको घुसने का भी अधिकार नहीं था, अगर वो ट्राइबल्स घुसेंगे तो ब्रिटिशर्स उनसे टैक्स ले लिया करते थे। एक टाइम पे सोचिए जो आपका घर रहा है और उसमें घर में घुसने के लिए टैक्स देना पड़े तो क्या ही, मतलब उनके ऊपर क्या ही आपत्ति आ रही होगी। तो बेसिकली बस्तर रेवेलियन यहाँ पे बताया गया है 1900, 1910, 1920 एंड 40। सो आंसर होगा 1910। 1910 में बस्तर रिवॉल्ट हुआ था। 1930 से 32 तक वर्ली रिवॉल्ट हुआ था। 1940 में यहाँ पे देख रखा है 1940 में हुआ था आपका महाराष्ट्र में रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली 1910 विल बी दी आंसर। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है व्हिच रिवॉल्ट वाज पॉपुलर इन महाराष्ट्र इन 1940। 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा रिवॉल्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से रिवॉल्ट कौन कौन से सदी एंड टाइम में हुए थे। तो बेसिकली 1910 के वक्त में अगर बोले तो बस्तर रिवॉल्ट आया था। 1930 से 32 तक द कोल्स आए थे। 1940 में आ गए थे भाई हमारे वर्ली रिवॉल्ट। तो वर्ली रिवॉल्ट आया था 1940 में महाराष्ट्र में। ठीक है, द बस्तर मैंने आपको बता दिया 1910, कोल्स आपको बता दिया 1930 to 1932 एंड
बिरसा मूवमेंट, बिरसा रेबेलियन बेसिकली आपका 1910 से 30 के बीच में आया था, बिकॉज 1895 के वक्त पे बिरसा का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था एंड 1910 इतने वक्त तक बिरसा मूवमेंट देन आगे बहुत चला है। ठीक है, सो 19th सेंचुरी आप सोच सकते हैं बिरसा मूवमेंट का। ठीक है, द आंसर विल बी वर्ली रिवॉल्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, द खोन्स लिव्ड इन। खोन्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि फॉरेस्ट में रहा करते थे, सब कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड उनका सब कुछ दिनचर्या चलता था, खान पान सब कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड था। दे वर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। तो खोन्स बेसिकली रहा क्या करते थे। सो जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, आप अभी भी देख लीजिए, ट्राइबल पीपल ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में रहते हैं। ईस्टर्न रीजन जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर और उड़ीसा भी उनमें से आता है। उड़ीसा में भी 60% ऑफ ट्राइबल पीपल उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो बेसिकली इसका आंसर उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा भी बोलते हैं, उड़ीसा भी बोलते हैं। ठीक है, सो खोन्स उड़ीसा में रहा करते थे, उड़ीसा के जंगलों में रहा करते थे। ठीक है, अगर आप कर्नाटक की बात करें तो वहां पे कोलगार्स रहा करते थे। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे अंध, मीना और ऐसे कुछ ट्राइबल ग्रुप रहा करते थे। बिहार की बात करें तो वहां पे संथलों का राज था। ठीक है, तो आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच टाइप ऑफ लाइफ डिड द हर्डर्स लिव। हर्डर्स तो हमें पता ही है, जो चरवाहा होते हैं, जो अपने जानवरों को ले लेके चल रहे होते हैं। जानवर में याक आ जाती है, भैंस आ जाती है और आप ले सकते हैं शीप आ जाते हैं। तो इन सबको वो लोग हर्डर्स क्या करते हैं, चराते हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लॉट ऑफ लैंड में चराते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी घास है वहां खिला देने के बाद वो किसी और प्लॉट पे चल पड़ते हैं, क्योंकि वहां की घास तो खा ली सारे जानवरों ने। तो बेसिकली ये जाते रहते हैं। तो नोमैडिक विल बी द राइट आंसर। अब नोमैडिक किसे कहा जाता है? नोमैडिक मतलब कि जो एक जगह पे स्थित नहीं रहते हैं, एक जगह पे लोकेटेड नहीं रहते हैं, अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। हर्डर्स भी कुछ ऐसे ही होते थे। तो कैसी लाइफ जीते थे? नोमैडिक लाइफ जीते थे। ठीक है, सो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। सेटल्ड लाइफ उनकी थी नहीं, ऑब्वियसली वो इधर उधर जाते रहते। सेटल्ड लाइफ बेसिकली होती है कि आपने एक घर ले लिया और आप परमानेंटली वहां पे पूरी जिंदगी बिता रहे हैं। इट विल बी सेटल्ड लाइफ। एंड सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऐसी लाइफ जीना जिसके अंदर आपको कल्चर और ट्रेडिशन बहुत ज्यादा उसमें आ जाता है। एक ऐसी लाइफ जिसमें आपको कल्चर और ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज्ञान है। सो इट इज लाइक सोफिस्टिकेटेड लाइफ। तो हर्डर्स की होगी नोमैडिक लाइफ, यानी कि वो इधर उधर यातायात करते रहते थे अपने जानवरों के साथ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, ट्राइब practiced settled agriculture डैश ट्राइब प्रैक्टिस सेटल्ड एग्रीकल्चर। कौन सा ऐसा ट्राइब है जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करता था? सेटल्ड मतलब कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन देख लीजिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन भी बोला जाता है उसे। उसके अंदर एक लैंड को पहले पूरा का पूरा काट देते हैं, उसको जलाते हैं, फिर उसके अंदर कुछ क्रॉप उगाते हैं, फिर जब तक उसमें क्रॉप हट जाते हैं, हार्वेस्ट हो जाता है, देन दूसरे लैंड पे। तो ये सेटल्ड नहीं हुआ। आप एक ही लैंड को यूज करिए, सब कुछ वहीं पे करिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल यातायात बिताइए, तो इट विल बी अ सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो बेसिकली खोन्स नहीं होगा। खोन्स तो बेसिकली जो कल्टीवेशन करते थे जो सेटल्ड नहीं है। संथल्स भी नहीं होगा। संथल्स भी ऐसी कल्टीवेशन करते थे जो सेटल्ड नहीं थी, जो एक प्रॉपरली करी हुई, प्रोसेसफुली करी हुई एग्रीकल्चर नहीं थी। ठीक है, लबादिया जो आंध्र प्रदेश, लबादिया के बारे में ज्यादा बताया ही नहीं गया है, बेसिकली लबादीज भी आंसर नहीं है। एंड मुंडा द छोटा नागपुर प्लेटू, दिस विल बी आवर आंसर। अब छोटा नागपुर प्लेटू आपको बता दूं नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में है, झारखंड से काफी ज्यादा पास है छोटा नागपुर प्लेटू। तो मुंडा तो हमने सुना होगा, बिरसा मुंडा का नाम। तो मुंडास एक उसी के नाम पे ट्राइब का नाम पड़ गया था और बेसिकली ये सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे। 1895 में मुंडा ने एक ऐसी राह दिखाई थी उस ट्राइब को जिसके अंदर था कि लाइफस्टाइल अच्छा रखें, सब पीसफुली रहें, सब ऐसा काम करें जिससे हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो और हम लोग हर चीज को लाइक डेवलप करने की कोशिश करें। तो ये ही एक इकलौता ट्राइबल ग्रुप था जो अपने ट्राइब को डेवलप कर रहा था, सुखी बनाना चाह रहा था, साफ सुथरा, जंगली नहीं बनाना चाह रहा था। सो मुंडा ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू सेटल एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस दीज डेज इन।
तो झूम कल्टीवेशन कहाँ पे प्रैक्टिस होता है? अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि सारे के सारे जितने भी एग्रीकल्चर ये सब जितना भी होता है ट्राइबल पीपल का, वो होता है ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी कल्टीवेशन होती है। तो बेसिकली ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। वेस्टर्न भी नहीं होगा, नॉर्दर्न भी नहीं होगा, सादर्न भी नहीं होगा। सादर्न में डेवलप्ड है, नॉर्दर्न पंजाब, उत्तर प्रदेश यहाँ भी नहीं होता है। इट इज लाइक डेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ईस्टर्न रीजन्स जो हैं वहां पे जैसे उड़ीसा, झारखंड, वहां पे आपको कोल फील्ड मिलेंगे, माइनिंग एरिया मिलेंगे, ट्राइबल पीपल अभी भी वहां पे रहते हैं और एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं और झूम कल्टीवेशन को भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। संथल ट्राइब रोज अ रिवॉल्ट इन द ईयर। संथल ट्राइब रोज अ रिवॉल्ट इन द ईयर। यहाँ पे बोला जा रहा है संथल जो ट्राइब थी, जो बिहार की तरफ से एक ट्राइब थी, बिहार में अभी भी लार्ज पार्ट ऑफ जो भी शायद आपको संथल ट्राइब दिखे। एंड बिहार को कभी लाइक नक्सलित एरिया भी बोल दिया जाता है, झारखंड में नक्सलित एरिया बोल दिया जाता है। सो संथल ट्राइब रोज अ रिवॉल्ट, संथल ट्राइब ने कौन से ईयर में रिवॉल्ट को रोज किया था? सारे छोटे छोटे ग्रुप्स जो ये छोटे थे, बड़े ग्रुप्स थे, सबने एक एक रिवॉल्ट को रोज किया था। समझ लीजिए वर्ली रिवॉल्ट, आप लीजिए बस्तर, मुंडा रिवॉल्ट, मुंडा रेवेलियन। तो उसी के साथ संथल्स ने भी एक रिवॉल्ट करा था। क्यों करा था? क्योंकि प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन वो नहीं झेल पा रहे थे, उनको एक दिन का पैसा भी अच्छी तरह से नहीं मिलता था और बहुत बहुत ज्यादा काम कराते थे। क्योंकि ऑब्वियसली प्लांटर्स ने फॉरेस्ट लॉस, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भाई वहां लागू कर दिए थे। प्लांटर्स के मौज ही मौज थे कि इतने कम पैसों में सारे के सारे ये जो एग्रीकल्चर ट्राइबल पीपल है ये लोग काम पे काम करे जा रहे हैं। तो बेसिकली उनको काम वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको पैसे भी अच्छे देने चाहिए ना। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने भी एक रिवॉल्ट कर दिया था। ज्यादातर रीजन सब में सेम ही है, एक्सप्लॉयटेशन एंड फॉरेस्ट लॉस। ठीक है, सो इसका आंसर होगा 1855। 1855 के वक्त पे संथल्स ने रिवॉल्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 9 क्वेश्चन पे। मेनी रीजन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेट अप फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर। कौन से रीजन में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेट अप फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर, यानी कि फॉरेस्ट विलेज को इंश्योर कर दिया था? कौन कौन सी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किस किस रीजन से अपने अंडर फॉरेस्ट ले लिया था? ठीक है, तो बेसिकली और फॉरेस्ट उनको चाहिए क्यों था बेसिकली, तो ये रीजन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर, अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली फॉरेस्ट में पहले ट्राइबल पीपल रहा करते थे और जैसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला कि अरे फॉरेस्ट में तो इतने सारे चीप लेबर हमें मिल रहे हैं, तो क्या करते हैं कि इनको फॉरेस्ट से निकालते हैं और फिर इनको क्या करते हैं एक दिहाड़ी पर रख लेते हैं और दबा के काम करवाते हैं। तो बेसिकली चीप लेबर मिल रहे थे, ट्राइबल पीपल को पैसे कमाने का बहुत कम अवसर मिलता था, तो प्लांटर्स उनको काम दे रहे थे। तो इस वजह से उत्तेजित होकर उन्होंने भी काम करा, लेकिन बाद में इतनी एक्सप्लॉयटेशन मिली दैट दे रोज अप विद द रिवॉल्ट। तो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सप्लाई ऑफ चीप लेबर की वजह से फॉरेस्ट को अपने अंडर ले रही थी, फॉरेस्ट विलेजेस को। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द रिवॉल्ट ऑफ संग्राम सांगमा रोज इन द ईयर 1906 इन। तो इसे आप संग्राम सांगमा भी कह सकते हैं, संग्राम सांगमा भी कह सकते हैं, बिकॉज ही वाज फ्रॉम उड़ीसा। तो बेसिकली संग्राम सांगमा कौन से ईयर में, ये जो ईयर है 1906 में, तो इसका बेसिकली कौन सी जगह, कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करता था? यहाँ पे ऑप्शन है बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा। तो असम से रिवॉल्ट आगे गया था और वो असम से बेसिकली बिलोंग भी करते थे। सो द आंसर विल बी असम। बंगाल से नहीं होगा, मध्य प्रदेश। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश से मैंने आपको बता दिया था कि आनंद, मीना ऐसे ऐसे जातियां वहां पे रहा करती थी। मध्य प्रदेश के बारे में इसमें इतना नहीं बताया है। ठीक है, और उड़ीसा से खोंड्स आते थे। तो बेसिकली असम विल बी द राइट आंसर, जहां से संग्राम सांगमा जैसे लीडर हमें मिलते हैं 1906 में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 में। द फॉरेस्ट सत्याग्रह रोज इन द सेंट्रल प्रोविंस इन। तो सेंट्रल प्रोविंस क्या होता है? सेंट्रल प्रोविंस बेसिकली आपका पड़ जाता है महाराष्ट्र, पड़ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे सेंट्रल प्रोविंस थे। अभी के वक्त पे 22 सेंट्रल प्रोविंस है। पहले प्रोविंस ही बोला जाता था, प्रांत ही बोला जाता था। ये जो भाषा थी ब्रिटिशर्स की भाषा, प्रेसिडेंसी, प्रोविंस, यही भाषा थी। अभी के वक्त पे स्टेट, सिटीज और कंट्री बोला जाता है। तो बेसिकली
यहाँ पे बोला गया कि सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह कौन से टाइम से झलकने दिख गए थे सेंट्रल प्रोविंस एरिया से, कब से वो इतने ज्यादा उत्तेजित होते हुए दिख रहे थे, कब से रोज हो रहे थे। तो ऑप्शन 1910, 1920, 1930, 1940। तो द आंसर विल बी 1910। 1910 होगा, 1920 है, 1930 एंड 1940। सो 1910 भी बेसिकली नहीं होगा। मैंने इस पर टिक इसलिए करा बिकॉज इफ यू थिंक दैट 1910 है तो ये भी गलत ऑप्शन है। वो इसलिए क्योंकि 1910 पे आप देख सकते हैं बस्तर रिवॉल्ट आया था। 1940 पे कौन सा आया था भाई? 1940 पे सोच सकते हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं। 1940 पे आपका आ गया था महाराष्ट्र में एक रिवॉल्ट, होता याद है? कोल्स महाराष्ट्र से आए थे 1940 में। वर्ली रिवॉल्ट 1930 से 1932। सो बेसिकली 1930 विल बी द राइट आंसर। 1930, ठीक है, 1930 विल बी द राइट आंसर। So the forest satyagraha rose in the central province in 1930. So this will be our right answer. 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह सबसे ज्यादा जोरों शोरों से दिखने लग गया था। मेन जो रिवॉल्ट हुए थे वो 1900 से लेके 1930 तक हो रहे थे। देन उनके इन्फ्लुएंस में आके बहुत से छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स ने रिवॉल्ट को स्टार्ट करा। सो 1930 से बहुत सारे फॉरेस्ट सत्याग्रह हुए थे सेंट्रल प्रोविंस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में। बिरसा स्पेंड टाइम इन द कंपनी ऑफ डैश प्रीचर्स। तो बेसिकली हमने आप जब चैप्टर में पढ़ रहे हैं उधर था बिरसा मुंडा का पूरा पैराग्राफ था जिसके अंदर उसने बताया था कि बिरसा मुंडा वाज बोर्न टू बी एज ए लीडर। वो लीडर थे, बहुत बड़े, बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। साथ ही साथ वो अपने ट्राइब को बहुत ऊपर चढ़ा देना चाहते थे, वो बहुत ज्यादा उसे डेवलप करना चाहते थे। और जो गॉड्स की प्रीचिंग होती है, शांति होती है, डेवलपमेंट होती है, ये बहुत अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उन्हें ट्राइबल ग्रुप में डाल देना चाहते थे। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन है कि बुद्धा, वैष्णव, सिख और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन ये है कि किसकी कंपनी में बिरसा ने सबसे ज्यादा अपना वक्त स्पेंड किया है, किस प्रीचिंग में स्पेंड किया है? आंसर होगा वैष्णव प्रीचिंग। वैष्णव प्रीचिंग इज लाइक विष्णु की प्रीचिंग, विष्णु की प्रार्थना, विष्णु की भक्ति में वो मलिन हो गए थे। साथ ही साथ वैष्णव प्रीचिंग हिंदुइज्म से भी कांटेक्ट रखता है। ठीक है, बुद्धा नहीं होगा, बुद्धिज्म में वो नहीं थे शामिल, सिखिज्म में भी नहीं थे, सिखिज्म उस वक्त पे था लेकिन वो किसी और पार्ट में था। तो बुद्धिज्म भी नहीं होगा एंड सिखिज्म भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ऑब्वियसली वैष्णव प्रीचिंग आ जाता है, वेयर ही कॉन्टैक्टेड और वेयर ही वाज कनेक्टेड विद विष्णु एंड हिंदुइज्म। ठीक है, और वो चाहते थे कि बिलीफ्स और इन सब की राह पर हमारा ट्राइबल ग्रुप आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट देख लेते हैं। हमारा रिजल्ट है 12 आउट ऑफ 12 करेक्ट। हमने आंसर दे दिए थे, ये देख लीजिए सारे के सारे आंसर्स हैं। उड़ीसा हर्डर्स थे, नोमैडिक हर्डर्स थे एंड मुंडा और छोटा नागपुर सेटल्ड थे। ईस्टर्न स्टेट में जो कल्टिवेशन होता है 1855 में संथल रिवॉल्ट हुआ था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चीप लेबर के लिए फॉरेस्ट को ले लिया करता था अपने अंडर। असम से संग्राम सांगमा थे। 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह सबसे ज्यादा उत्तेजित हो गया था और बिरसा थे वैष्णव प्रीचिंग्स के अंडर। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ इन दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध मिलेगा। सब कुछ फ्री है। MCQ क्वेश्चन पेपर, ई बुक्स के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड मेनी मोर। सो फिर से मिलने वाले हम एक अनदर चैप्टर MCQ या क्वेश्चन आंसर के साथ। चलिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।